Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7th और SST में आज हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में सेकंड लेसन है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, मतलब नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस लेसन में पूरी जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम ये जो लेसन है इसके कुछ आधे पार्ट्स हम देखेंगे और फिर पार्ट 2 में हम इस लेसन के बचे हुए जो बाकी जो पॉइंट्स है उसके बारे में स्टडी हम करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जैसे इमर्जेंस ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, मतलब नए राज्यों का और नए राजाओं का किस तरह से उदय हुआ वो देखेंगे। जैसे गुर्जरा, प्रतिहार्स और पालस। ठीक है, ऐसे कुछ जो राज्य है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद राष्ट्रकूट, चौहान, है ना, और गजनवाड़ीज और चोलास। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। और दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग द पीरियड। और इस पीरियड में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, और जो प्रशासन था वो किस टाइप का था, एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था, वो सब जानकारी भी आज हम इस लेसन में देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Change is the catalyst for new beginnings. The essence of the statement holds true in the light of the early period of medieval Indian history. This period was marked by the scramble for power among the various North Indian kingdoms and political uncertainty caused by foreign inventions, which set the stage for the later events of the इंडियन हिस्ट्री एज दे इन्वॉल्व्ड। मतलब जैसे नए स्टार्टिंग में कुछ ऐसे अलग अलग जो चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे उत्प्रेरक चेंजेस होते हैं, मतलब बहुत ही ऐसे भयानक, ऐसे बड़े बड़े जो मेजर चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे जिसमें कुछ ऐसे मिडाइवल पीरियड जो था, मतलब इंडियन हिस्ट्री का जो मिडाइवल पीरियड था उसमें कुछ ऐसे जो स्टेटमेंट्स थे जो ट्रू थे, मतलब सही थे या सही हो या गलत थे। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े जो चेंजेस थे वो नए स्टार्टिंग में हुए थे, जैसे राजा और उनके जो साम्राज्य वगैरह निर्माण हुए थे उस टाइम पे। तो उस वक्त जो इंडियन किंगडम्स थे, नॉर्थ इंडियन किंगडम्स, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन के जो भारतीय जो साम्राज्य थे उनकी, और उनमें जो पॉलिटिकल कॉज थे, मतलब राजनीति में जो कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे उसमें फॉरेन का इन्वेंशन ज़्यादा हुआ था। मतलब फॉरेन कंट्री जो अपने इंडिया में आई थी, है ना, तो उन्होंने कई ऐसे फॉरेन कंट्रीज ने, अलग अलग दूसरे देशों ने अपने इंडिया पे राज्य किया, है ना। तो उसके बारे में अपने इंडियन हिस्ट्री में पूरा जो भी उस वक्त उत्क्रांत मचा था, जो भी लॉस हुआ था या फायदा हुआ था, वो सब हमें इस इंडियन हिस्ट्री में उसके पूरे जो इंफॉर्मेशन है वो नोटेड है, और वो आज हम इस लेसन में भी जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स. The 7th century saw the rise of chieftains or landlords known as samanads or subordinates in different parts of the subcontinent. ठीक है, मतलब जो 7th सेंचुरी में जब अपने जो कोई ऐसे चिफ्टेंस थे फिर लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब अपने राज्य के, अपने विलेज के जो मेन मालिक जिसे कहते हैं लैंड ओनर्स जो थे, उनको समानत कहते थे। और उनके अंडर में कुछ ऐसे अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स भी, सब उसके पार्ट भी उनको दिए गए थे। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम they acquired power and wealth and asserted their independence to establish their own kingdoms. For instance, Dantidurga defeated the Chalukyas and laid the foundation of the Rashtrakoot dynasty. मतलब जो जैसे जो दंती दुर्ग का जब युद्ध हुआ था, दंती दुर्ग एक किंगडम है, तो उसमें जो चालुक्य और
कौन से राष्ट्रकूट डेंसिटी में, राष्ट्रकूट के जो साम्राज्य के जो राजा थे उनके दोनों में वो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और दंती दुर्ग जो उसका जो फिर फाउंडेशन था वो किसने किया था, राष्ट्रकूट ने। मतलब उस युद्ध में राष्ट्रकूट जीते थे और उन्होंने दंती दुर्ग को हासिल किया था। ऑन द अदर हैंड chieftains such as the Gurjara Pratihars gave up their traditional occupation and successfully established their kingdom in Rajasthan। और उसके बाद वो जो पूरी जो लैंड थी दंती दुर्ग जो था वो उसका पूरा साम्राज्य किसके हाथों में गया, गुर्जरा प्रतिहार्स के हाथों में। और वहाँ का जो पूरा जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, मतलब जो भी वहाँ का सांस्कृतिक बिजनेस था, जो भी हुआ व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, वो सब उन्होंने अपने अपने हाथ में ले लिया। और उन्होंने पूरे उस किंगडम में राजस्थान के उस पूरे साम्राज्य में उन्होंने अपना सक्सेसफुली बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। The Rajputs dominated the history of North and Central India from about 750 CE to 1200 CE। मतलब जो राजपूत थे उनकी जो हिस्ट्री थी वो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में ही हुई थी। जो और वो काल कौन सा था, 750 CE, मतलब 750 जो और 750 से कितने 1200 CE तक था। ओके, दे क्लेम डिसेंट फ्रॉम द सन्स फैमिली और मून्स फैमिली। वो उनकी दो फैमिलीज होती थी, राजपूत की दो फैमिलीज से वो बिलोंग करते थे। एक है सन्स फैमिली और दूसरी मून फैमिली। सन फैमिली में सूर्यवंशी और मून फैमिली में चंद्रवंशी। ओके, तो इस तरह से उनके दो फैमिलीज के उनके पार्ट होते थे। Historians trace their ancestry to tribes such as the Hunas, Kushans, Sakas एंड सो ऑन। मतलब उनमें जो अलग अलग कुछ जो ऐसे ट्राइब्स थे, है ना, जैसे हुनास था, कुशान, शकास, तो ऐसे कुछ उनके उनमें डिफरेंट ऐसे टाइप्स होते थे, ट्राइब्स होते थे। ओके, दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड प्रोटेक्टेड द लैंड फ्रॉम अरब एंड तुर्क इन्वेडर्स। तो ये जो अलग अलग जो साम्राज्य थे वो उन्होंने राजपूत में अलग अलग राजाओं को बांट दिया था और वो अपने अपने लैंड की सुरक्षा करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। किन से, अरब से, है ना, अरब और जो तुर्क लोग थे बाहरी इसके बाहरी कंट्री के, उनसे वो अपने लैंड की, अपनी जमीन की, अपनी भूमि की, मातृभूमि की वो हमेशा रक्षा करते थे। Conflict among regional powers. Next point is conflict among regional powers. During the long reign of King Harshavardhan, Kannauj became the center of all political developments in North India. जो लॉन्ग रीजन, जब हर्षवर्धन का जो बड़ा एक साम्राज्य, जब उनका रीजन चल रहा था, उनका जो टाइम चल रहा था तो उस वक्त हर्षवर्धन कनौज जब राजा थे राजपूत के, तो उनका जो पूरा पार्ट था वो उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, उनका जो राजनीतिक जो विकास था, उन्होंने सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में अपना विकास किया था, अपना साम्राज्य उन्होंने वहाँ पे बढ़ाया था और व्यापार भी बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया था। ओके, नॉर्थ इंडिया में ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक पोजिशन कनौज फोस्टरेड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द high fertility of soil encouraged agricultural growth. Therefore, all kingdoms that sprang up after the disintegration of Harshavardhan's empire were equally interested in acquiring control over Kannauj। मतलब जो कनौज जो राज्य था हर्षवर्धन का, तो उस कनौज में बहुत से ऐसे बिजनेस का मतलब बहुत ज़्यादा विकास होता था और वहाँ पे बहुत ऐसे बिजनेस करने के लोगों को क्या दिखते थे, मतलब कुछ बेनिफिट्स दिखते थे। तो और वहाँ पे कॉमर्स सबसे ज़्यादा था, मतलब पैसों की जो मतलब पैसा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता था, व्यापार बहुत अच्छा होता था और वहाँ की फर्टिलिटी बहुत ही हाई थी, है ना, एग्रीकल्चर ग्रोथ होती थी कनौज में। तो इसलिए बहुत से ऐसे जो
नए नए जो किंगडम्स थे, नए नए जो राजा लोग थे, वो हर्षवर्धन के एम्पायर्स को हथियाना चाहते थे, क्योंकि वो उनका जो राज्य था कनौज वो बहुत ही डेवलप्ड था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रगति थी, डेवलपमेंट थी और पैसा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। व्यापार के जो स्रोत थे वो भी बहुत वहाँ पे ज़्यादा थे, इसलिए जो बाकी के जो दूसरे राजा थे वो उस किंगडम्स को, कनौज को हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो और उस कनौज को हासिल करके अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। The beginning of medieval Indian history was marked by a long-drawn struggle among the Gurjara Pratihars of Malwa, the Rashtrakuts of Deccan, and the Palas of Bengal to establish their supremacy over Kannauj. तो जब मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई, मतलब मध्ययुगीन भारत का इतिहास जब स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल था वो इन तीनों राजाओं में था। ऐसे पहला था गुर्जरा प्रतिहार जो मारवा का था, दूसरा राष्ट्रकूट जो डेक्कन के थे, है ना, और जो तीसरे थे पालास जो बंगाल के थे, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग राजा, अलग अलग लैंड्स के वो राजा थे, लेकिन उन तीनों को भी कनौज पर अपनी मतलब कनौज पर उनको अपना वर्चस्व बनाना था। दिस इवेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोरियंस एज द त्रिपति स्ट्रगल। तो उस उनकी जब स्ट्रगल हुई थी, मतलब उनका जून में जब युद्ध हुआ था कनौज के लिए, तब उस कालावधि को या उस पीरियड को हिस्टोरियंस ने त्रिपार्टित स्ट्रगल कहा है, क्योंकि वो 3 राजाओं में हुआ था, इसलिए वो ट्रिपार्टिस, ठीक है, ट्री पार्टी स्ट्रगल, ठीक है, तीन पार्टी का था, इसलिए मतलब तीनों लोगों में ये युद्ध चल रहा था, ये स्ट्रगल चल रहा था उस कनौज को हासिल करने के लिए, इसलिए उसको ट्री पार्टी स्ट्रगल करके नाम दिया हिस्टोरियंस ने। ओके, however the consonant struggle weakened the 3 densities and led to their ultimate decline। तो ये जो स्ट्रगल था ये बहुत ही कई वीकेंड तक चलता रहा और इन 3 डायनेस्टी में हमेशा मतलब कई वर्षों तक इनमें कनौज के लिए युद्ध चलता रहा था। इसके बाद हम देखेंगे द गुर्जरा प्रतिहार्स। The Gujara Pratiharas ruled over western India, for example in parts of western and central Rajasthan and parts of central India। मतलब जो गुर्जरा प्रतिहार्स थे ये वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल राजस्थान और सेंट्रल इंडिया, इन 3 जगहों पे, मतलब इन तीनों जगहों पे इंडिया के उनका रूल था, मतलब उनको इन तीनों राज्यों के या इन तीनों लैंड्स के वो क्या थे, राजा थे, ठीक है। They had initially been local official but had carved our principalities for themselves। The Gujara Pratihars also resisted the Arab incursions। They had a long line of powerful rulers such as Nagabhatta first, the founder of the dynasty Vatasraj and Bhoj। ठीक है, मतलब जो ये जो गुर्जरा प्रतिहार जो थे ये इनिशियली और ऑफिशियली जो उनके जो प्रिंसिपलिटीज थे, मतलब उनके जो नियम्स थे वो खुद बनाते थे, अपने राज्यों के लिए खुद अपने नियम्स बनाते थे और खुद ही लोगों को उसको फॉलो करने के लिए वो फोर्स्ड करते थे। और जो गुर्जर प्रतिहार है ये एक अरब कंट्री के भी मतलब अरब कंट्री से भी वो रह चुके हैं और उस लॉन्ग टाइम में उनके जो सबसे जो पावरफुल राजा थे नागाभट्टा फर्स्ट, जिनका काल था 750 to 780 CE। तो वो उस वक्त वटसराज और भोज इन 2 सिटी के 2 साम्राज्यों के वो फाउंडर थे, जो नागाभट्टा फर्स्ट, ठीक है। अब इनमें देखेंगे भोज के जो मेन राजा थे जिनका नाम था मिहिर भोज, उनका जो काल था 836 to 890 CE। He established the largest empire in northern India with Kannauj as his capital। जो मिहिर भोज थे इन्होंने नॉर्थन इंडिया में अपना सबसे बड़ा भोज का एम्पायर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इंक्लूडिंग कनौज भी उसमें इंक्लूड था और वो नॉर्थन इंडिया में एक था, नॉर्थन इंडिया का पार्ट था और वो उनके जो मिहिर भोज के मतलब उनके साम्राज्य की वो क्या थी, कैपिटल थी, राजधानी भी थी।
He issued silver coins with the mark of Varaha and incarnation of Lord Vishnu. He was called Adivaraha. मतलब जो उन्होंने कुछ अपने राज्य का एक राज्य के कॉइन्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, जिसमें उन्होंने वराह का मार्क लगाया था और इनकारनेशन किसका था? लॉर्ड विष्णु का। तो वो उस उनके जो उस कॉइन्स को उन्होंने नाम दिया था आदि वराह। ठीक है। अल मुस्दी अ फॉरेन ट्रैवलर टेस्टिफाइड टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ गुर्जरा प्रतिहास रूलर्स। उसके बाद जो एक अल मसूदी आया था जो फॉरेन ट्रैवलर था, उसने गुर्जरा प्रतिहास के राज्य में उसने ट्रैवल की और उसकी जो पावर और उसकी जो प्रेस्टीज थी, उसकी जो एक प्रतिष्ठा थी, वो उसने वहाँ पे देखी थी। द गुर्जरा प्रतिहास वेयर ऑल्सो ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। ये जो गुर्जरा प्रतिहास जो थे वो एक बहुत बड़े मतलब एक लिटरेचर भी थे, जो ग्रेट ऐसे पैट्रॉन्स भी लिखते थे। इसके बाद राजशेखर द संस्कृत पोएट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द प्रतिहार्स रूलर्स। एक जो दूसरे पोएट थे जिनका नाम था राजशेखर, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में एक पोएट लिखी थी इनके ऊपर, अपने जो गुर्जरा प्रतिहार्स थे उनके उनके रूलर्स के ऊपर उन्होंने एक पोएट लिखी थी। इसके बाद देखेंगे द पालास। द पाला एम्पायर वेयर फाउंडेड बाय गोपाल अराउंड 750 CE। ये जो पालस जो एम्पायर है, ये इसका फाउंडर कौन थे? गोपाल, जिनका नाम गोपाल था और उनका जो काल था वो 750 का था। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ओवर द स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड नेपाल। इनका जो एम्पायर था वो कौन से स्टेट में था? जो आज के बंगाल है, ठीक है, बिहार है और ओडिशा एंड नेपाल, ये जो आज के जो राज्य है उन वो जगह का जो पूरा एम्पायर है वो पालस का था। ओके। They were in constant conflict with the Gurjara Pratihars and Rashtrakuts. The Pala dynasty extends its political boundaries under Dharampal and his son Devapal, who extend the territory of the empire to include Kannauj, Odisha, Bihar, Assam and northern India. तो ये जो गुर्जरा प्रतिहास जो थे और राष्ट्रकूट, इन दोनों की इच्छा पालस को भी जीतने की थी, लेकिन जो पाला साम्राज्य जो था वो एक पॉलिटिकल बाउंड्री थी किसकी? धर्मपाल और उनके बेटे देवापाल के साम्राज्य की। ठीक है, उनका एक अलग साम्राज्य था, किसका? देवापाल का और उनके पिता धर्मपाल का। तो उनकी जो डायनेस्टी थी, उनका जो साम्राज्य था, उसकी ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी पालस। ओके। तो इसमें कौन से राज्य आते थे? कन्नौज, ओडिशा, बिहार, आसाम एंड नॉर्थर्न इंडिया। ये पूरा जो उनका जो पारस का जो राज्य था वो पूरा इन स्टेट्स में आता था। ओके। द तिबेटियन क्रोनिकल्स इन्फॉर्म अस दैट द पालास वेयर पेट्रॉन्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, लिटरेचर एंड एजुकेशन। ये जो पालास जो थे वो बुद्धिस्ट लर्निंग करते थे, मतलब उनको वो बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे और वो बुद्धिस्ट लर्निंग थे और लिटरेचर भी थे और उन्होंने एजुकेशन भी लिया था बुद्धिस्ट का। ओके। धर्मपाल established the famous Vikramasila Buddhist University. Pala rulers also donated generously to Nalanda University, another center of Buddhist learning and education. जो धर्मपाल थे उन्होंने सबसे फेमस जो एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम है विक्रमाशील बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया था। और जो पाला रूलर्स है उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से उन्होंने बुद्धिस्ट लर्निंग और एजुकेशन उन्होंने वहाँ पे बनाया था, वहाँ पे निर्माण किया था। दे हैड क्लोज ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया विच एडेड टू देयर प्रॉस्पेरिटी। वो लोग जो थे पाला और धर्मपाल, पाला डायनेस्टी के जो राजा थे, वो अपने कल्चरल रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मतलब वो साउथ एशिया के साथ उनकी जो सांस्कृतिक संबंध जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है।
Later, Mahipal was defeated by Rajendra Chol of the Chola dynasty in 123, Rampal 1082 and 1124 CE. Was the last known king of the dynasty. मतलब माहीपाल उसके बाद माहीपाल ने राजेंद्र चोल के साथ युद्ध किया था चोला डेंसिटी को हथियाने के लिए 1023 में। और रामपाल का जो काल था वो था 1082 मतलब 182 से लेके 1124 तक था। ठीक है, तो और ये जो राजा था रामपाल ये सबसे लास्ट राजा था उनके डेंसिटी का। ओके, द खलजी इन्वेंशंस इवेंचुअली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द पाला डेंसिटी। तो फिर उसके बाद खालजी जो थे खालजी जो मुगल थे उन्होंने पाला डेंसिटी का फिर डिक्लाइन मतलब पाला डेंसिटी को उन्होंने खत्म कर दिया। जब खलजी युद्ध हुआ था उस वक्त में पाला डेंसिटी खत्म हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट्स। The Deccan was a region which formed a link between the north and south India. The Rashtrakutas rose the power in this region, specifically in the area of present day Maharashtra. मतलब राष्ट्रकूट का जो राज्य था वो जो डेक्कन थी, डेक्कन रीजन जो है वो राष्ट्रकूट के नॉर्थ और साउथ इंडिया की क्या थी, लिंक थी। ठीक है, और राष्ट्रकूट जो थे उनका जो पावर था वो पूरा उस एरिया में फैला हुआ था जो जिसको आज हम महाराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ हम आज रहते हैं महाराष्ट्र, ये पूरा जो महाराष्ट्र का जो भी पूरा एरिया जो था पूरे जितना भी लैंड है वो सब किसकी थी, राष्ट्रकूट की थी। द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग और दंती वर्मन। तो राष्ट्रकूट की जो डायनेस्टी थी, साम्राज्य जो था वो कहाँ से फाउंड हुआ, दंती दुर्ग से, या और उसको दंती वर्मन भी कहते हैं। ओके, द वर्ड राष्ट्र इन संस्कृत मीन्स टेरिटरी while Koots mean is chieftains. Before acquiring the status of a ruling dynasty in the Deccan, the Rashtrakutas were chieftains in central India. The dynasty produced many great warriors and administrators. मतलब जो राष्ट्रकूट थे उनका मीनिंग यहाँ पे बताया है। राष्ट्र मीन्स संस्कृत में होता है टेरिटरी और कूट मीन्स चिफ्टेन। ठीक है, तो इसे राष्ट्रकूट का मीनिंग होता है टेरिटरी, चिफ्टेंस। तो इनका जो स्टेटस था, ये इनकी जो रूलिंग थी, रूलिंग साम्राज्य जो था वो डेक्कन में चलता था, मतलब डेक्कन से उनका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उनका साम्राज्य। और राष्ट्रकूट ने पूरे सेंट्रल इंडिया में अपना हक, अपना पूरा वर्चस्व उन्होंने बनाया था। और डेंसिटी जो थी वो बहुत ही बड़े मतलब डेंसिटी के राष्ट्रकूट डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा से ऐसे वॉरियर्स थे, मतलब योद्धा बहुत ही ग्रेट थे, बहुत महान योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा होते थे राष्ट्रकूट साम्राज्य में। ओके, द कैपिटल ऑफ द एम्पायर वॉज एट मालखेड़ और मन्याखेत नियर मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र। तो ये जो राष्ट्रकूट की जो कैपिटल थी जिसका नाम था मालखेड़, ठीक है, वो कहाँ थी, सोलापुर में, जो महाराष्ट्र का जो भी सोलापुर है वहाँ पे मालखेड़ नाम का जो एक स्टेट था वो राष्ट्रकूट की कैपिटल थी, राजधानी थी। ओके, they were in constant conflict with the Gurjara Pratihas, the Chalukyas of Vengi, the Pallavas of Kanchi and the Pandyas of Madurai. Gradually large tracts of Maharashtra, Gujarat and Malwa came to be included in the Rashtrakoot Empire. मतलब ये जो पूरा जो एरिया है, जैसे गुर्जरा प्रतिहास का जो एरिया था चालू वेंगी, ठीक है, और पल्लवास का कांची और पांड्यास का जो था मदुराई, ठीक है, और महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, पूरा मालवा, ये सभी जो लैंड्स थे या सभी जो स्टेट्स थे वो पूरे किस में इंक्लूड हो गए, राष्ट्रकूट एम्पायर में इंक्लूड हो गए। The Rashtrakoot rule in the Deccan lasted for almost 200 years till the end of the 10th century. तो ये जो राष्ट्रकूट का जो रूल था वो पूरे डेक्कन में कब तक चला,
पूरे 200 साल तक चला, जब 10th सेंचुरी का एंड चला था, मतलब 10th सेंचुरी खत्म हो रही थी और 11th सेंचुरी स्टार्ट होने जा रही थी। उस वक्त तक राष्ट्रकूट का जो साम्राज्य था वो चला और उनका रूल अपने महाराष्ट्र पे चला था। ठीक है। द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर्स वेयर गोविंदा थ्री, अमोघ वर्ष एंड कृष्णा थ्री। ठीक है। मतलब जो राष्ट्रकूट के जो सबसे महान जो रूलर थे, महान जो किंग या राजा जो हो गए थे, जिनका नाम था गोविंदा थ्री, जिनका काल था 793 टू 814 का। ठीक है। और उसके बाद था अमोघ वर्ष, जिसका काल था 814 से 878 सीई तक। और तीसरा था कृष्णा थ्री, जिसका काल था 939 टू 968 तक का। ये तीन राजा जो थे राष्ट्रकूट के सबसे प्रसिद्ध और बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। द रॉकेट केव टेम्पल्स एट एलोरा एंड एलिफेंटा इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र आर द लीगेसी ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर्स। मतलब ये जो अपने महाराष्ट्र में जो बड़े फेमस मंदिर है, रॉकेट केव्स जो है, गुफाएं जो है पत्थरों से बनी हुई, जिसका नाम है एलोरा एलिफेंटा केव, है ना, जो अपने महाराष्ट्र में है। कहाँ है? औरंगाबाद में, है ना। तो वो जो गुफाएं हैं, अजिंठा वेरूळ जिसे कहते हैं आज हम, वो राष्ट्रकूट के राजाओं ने ही बनाए हैं। ओके। इसके बाद हम देखेंगे चौहान्स। द चौहान और चाहमान्य डायनेस्टी ऑफ अजमेर was established in the 11th century. Before establishing their dynasty, the Chauhans were vassals of the Gujarat Pratihars. मतलब इसके बाद जब चौहान डायनेस्टी स्टार्ट हुई अजमेर में, तो वो कब इस्टेब्लिश हुई? 11th सेंचुरी में। मतलब राष्ट्रकूट जैसे खत्म हुआ वैसे ही चौहान डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। और इसकी इस्टेब्लिश होने के पहले ये जो डेंसिटी थी, जो चौहान जो थे, वो किसके अंडर में थे? गुर्जरा प्रतिहार्स के अंडर में थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी वॉज विग्रहराज हु कैप्चर्ड चित्तौड़। ये जो चौहान के जो रूलर है, इनमें सबसे महान, सबसे ग्रेटेस्ट जो रूलर था, जिसका नाम था विग्रहराज चौहान, जिसने चित्तौड़ पर जिसने कब्जा किया था। पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट फेमस चौहान रूलर, असेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर इन 1177 सीई। चौहान का सबसे बलवान और सबसे फेमस जो रूलर था, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। वो अजमेर से वो बिलोंग करते थे। तो उनका जो काल था वो 1177 से था। He followed a vigorous policy of expansion, wherein his most famous expedition was against the Chandelas of बुंदेलखंड। तो इनकी जो विगोरस पॉलिसी थी, मतलब युद्ध करने की जो उनकी कला थी या तर्क था, वो बहुत ही फेमस था। ठीक है। और उसका यूज उन्होंने किस युद्ध में किया था? चंदेलाज में, जो बुंदेलखंड के थे। तो बुंदेलखंड से जब उनका युद्ध हुआ था, उस वक्त उनके जो युद्ध नीति जो थी वो बहुत ही अलग थी, और वो युद्ध नीति बहुत ही मतलब फेमस हो गई थी। The events of the Prithviraj region have also been described in Prithviraj Raso, composed by his own court poet चंदा बरदाई। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इतने फेमस राजा हो गए थे कि इनके डिस्क्रिप्शन में, मतलब इनकी जो जीवनचर्या थी या इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी, उसको डिस्क्राइब किया था एक बुक में, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। और उसके जो पोएट थे, उनका नाम था चंदा बरदाई। ठीक है। उन्होंने उन पृथ्वीराज के पूरी जीवन पर उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। Thereafter, Prithviraj Chauhan was engaged in the first and second battles of Tehran against Muhammad Ghori in 1191 CE and 1192 CE respectively. He was defeated and imprisoned after the second battle of Tehran. फिर
पृथ्वीराज चौहान का युद्ध स्टार्ट हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड बैटल था उनका, पहला और दूसरा युद्ध था टेरन के साथ, ठीक है, जो मोहम्मद घोरी के साथ हुआ था 1191 और 1192 में, ठीक है। तो जब वो सेकंड बैटल में टेरन के साथ जब उनकी सेकंड बैटल थी, तब वो हार गए थे, डिफीट हो गए थे और उनको इम्प्रिजन्ड किया था पूरा, मतलब मरते दम तक उनको पूरा कारावास हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ये पार्ट 1 है, इसमें आज कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं और कुछ जो बचे बाकी जो टॉपिक्स है इस लेसन के, वो हम अगले एसएसटी के पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।